Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, changing the way of thinking. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में। तो यहाँ पर फिर से हम लोग लेकर आए आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर करंट अफेयर की सीरीज जो रहने वाली है वीकली स्पेशल। तो यहाँ पर हम मंथ में सभी वीक के स्पेशल करंट अफेयर डिस्कस किया करेंगे, जैसा कि पहले होते आए हैं ऐसे ही आगे कंटिन्यू सीरीज ये रहने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाले हैं। वीडियो बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं अप्रैल मंथ के पहले वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात करेंगे तो पहली करंट अफेयर है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वन हेल्थ। इसके बारे में जानेंगे डिटेल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसका डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, उसने यहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उत्तराखंड में। यहाँ पर ये भी हम बात करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर है उत्तराखंड। प्रोजेक्ट का नाम है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिट इज टू डेवलप अ नेशनल वन हेल्थ रोड मैप बेस्ड ऑन द लर्निंग ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर वन हेल्थ रोड मैप के तहत यहाँ पे पूरे नेशन में, ठीक है, पूरे नेशन में एक वन हेल्थ प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है तो उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। ये बोल सकते हैं कि जो शुरुआत हुई है वो हुई है उत्तराखंड से। तो मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा कि जो वन हेल्थ इंडिया प्रोजेक्ट है, इस कार्यक्रम में मानव स्वास्थ्य जो होता है या फिर पशुधन के सुधार के लिए विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ काम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और आपको बता दें इसमें क्या होगा, टू वर्क अबाउट द डेटा कलेक्शन ऑन कैटल डिसीज आउटब्रेक्स, इट्स मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज, ये सारे काम वहाँ पर देखने को मिलेंगे इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत। यहाँ पर अगर हम पूछ लेते हैं आपसे क्वेश्चन कि हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कौन है? वो हैं श्री अतुल चतुर्वेदी। ठीक है, मिस्टर अतुल चतुर्वेदी इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो प्रोजेक्ट है सपोर्ट करेगा द क्रिएशन ऑफ द वन हेल्थ फ्रेमवर्क फॉर द इंडिया एंड हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्ग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा जो कि सपोर्ट करेगा पीपल हेल्थ, प्लानेट हेल्थ और प्लांट हेल्थ। तो ये सारे यहाँ पर काम होने वाले हैं वन हेल्थ इंडिया प्रोजेक्ट में, जो कि काम करेगा ऑल इन वन की तरह। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से करंट अफेयर रहने वाला है। ये एग्जाम में आ सकता है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है। ठीक है, या आ सकता है कि भारत में सबसे पहले किस स्टेट ने लॉन्च किया, तो वो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट का नाम है वन हेल्थ प्रोजेक्ट। ठीक है, या फिर इसको हम वन हेल्थ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। यहाँ पर सेकंड है द एनवायरमेंट मिनिस्टर अनाउंसेज प्रकृति ग्रीन इनिशिएटिव। तो यहाँ पर एक ग्रीन इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है प्रकृति, जो अनाउंस किया गया है एनवायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने यहाँ पर मैस्कैटो, ये मैस्कैटो मतलब होता है शुभंकर, प्रकृति ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका काम रहेगा टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट स्मॉल चेंजेस दैट कैन बी मेड टू आवर लाइफस्टाइल फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को दुरुस्त करने के लिए, एक बेटर एनवायरनमेंट के लिए अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े चेंजेस करें
तो ये एक तरीके का पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसका नाम रखा गया है प्रकृति ग्रीन, मतलब प्रकृति को कैसे हरा भरा ग्रीन बनाया जाए, जिसके लिए ये कैंपेन शुरू हुआ है, जो कि एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है जो कि एनवायरनमेंट को और अच्छा बनाने के लिए किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो as well as various green initiative taken by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Central Pollution Control Board, जिसको CPCB के नाम से जानते हैं, टू इंश्योर इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर PWM की बात की गई है कंट्री में, मतलब प्लास्टिक वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे रिसाइकिल किया जाए और कैसे उसका यूज़ कम से कम किया जाए। इसके लिए कई सारे कैंपेन और भी चलाए गए थे भारत में, और ये भी एक तरीके का कैंपेन है जो प्लास्टिक यूज़ को ख़त्म करने का आग्रह करेगा और लोगों में अवेयरनेस फैलाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पीएम मोदी ने भी एक भाषण के दौरान ये बोला था कि प्लास्टिक पॉल्यूशन काफ़ी खतरनाक है हमारी सेहत के लिए, प्रकृति की सेहत के लिए, और उन्होंने ये बोला था कि हम बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बाय 2022। तो 2022 के अंत तक हम जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको ख़त्म करने की उम्मीद करते हैं कि वो ख़त्म हो जाएगी। उसी के लिए, उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसको प्रकृति ग्रीन बोलते हैं, ये इनिशिएटिव लिया गया है एनवायरनमेंट मिनिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकृति ग्रीन इनिशिएटिव क्या है, किस मिनिस्ट्री ने इसको अनाउंस किया है, इसके तहत क्या ऑपरेशंस होंगे, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के जो भी सेशन होंगे उसकी अपडेट इंस्टेंट मिल सके और आप जो भी एग्रीकल्चर फील्ड में करंट में हो रहा है उससे रूबरू होते रहें। आगे बात करेंगे लेसन्स फ्रॉम श्रीलंका ऑन शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ पर जो श्रीलंका में आर्थिक संकट आया है उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण ये भी है कि श्रीलंका का ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होना, जो कि फुली शिफ्ट होना। एक होता है कि धीरे धीरे इनिशिएटिव लेना ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि ऐसा अधिनियम लेकर आ गए कि जिससे जितनी भी केमिकल्स थे, खाद थी, उर्वरक था, वो सब इन्होंने बंद कर दिया और इन्होंने फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट किया। और फार्मर्स को कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स हुई एक साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग को सूट करने में, उसको अपनाने में, और यही कारण है कि आज के टाइम पे भूखमरी के हालत हैं श्रीलंका में। तो उससे सबक लेने की ज़रूरत है हमको। ये हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि श्रीलंका में जो हुआ है वो भारत में ना हो, क्योंकि भारत भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफ़ी बड़े लेवल पर सपोर्ट कर रहा है, अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे ही जैसे श्रीलंका ने किया, अगर ऐसे इंडिया करेगा तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स आगे फ्यूचर में हमको देखने को मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर लेसन लेना चाहिए, हमको सीख लेनी चाहिए श्रीलंका में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो हालात अभी बने हैं उससे, जिसके लिए हमको बोल सकते हो हर पैरामीटर पे वर्क करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे एक अच्छे ऑर्गेनिक फार्मिंग कंट्री की तरफ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो श्रीलंका में, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। श्रीलंका हैज़ फाउंड इटसेल्फ इन एन इकोनॉमिक क्राइसिस इन परस्यूट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100% ऑर्गेनिक फूड। तो ऑर्गेनिक फूड तो प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि 100% ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस हो। इस वजह से उन्होंने जितनी भी केमिकल फार्मिंग थी वो बंद करा दी। केवल और केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए फार्मर को उन्होंने सपोर्ट किया और उनको आगे लेकर आए। लेकिन फार्मर्स ने भी काफ़ी विरोध किया, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्टिंग में काफ़ी कॉस्टली होती है और उसका जो प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी हाई रेट में सेल करना पड़ता है फार्मर को। और यही कारण है कि प्रोडक्शन डाउन हुआ, महंगाई बढ़ी और आज के टाइम पर उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है हमारे यहाँ पे, स्वामीनाथन अय्यर है। अगर हम पूरा नाम अगर उनका बोलें तो स्वामीनाथन अंकलेसरिया अय्यर, ठीक है, वो की इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि श्रीलंका में जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया गया, जिस तरीके से अपनाया गया वो बिल्कुल गलत था और उसी कारण से आज आर्थिक संकट की स्थिति से श्रीलंका जूझ रहा है। यहाँ पर जो मेन जो फोकस है वो जा रहा है वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने ये बिल पारित किया
और जो बिल कहता है कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ के लोग करेंगे, वहाँ के किसान करेंगे, और इसी के तहत वहाँ के लोगों ने इसको कुछ परसेंट लोगों ने अपनाया, जिसके तहत उनको हानि हुई, लॉसेज हुए काफ़ी प्रोडक्शन में, और आज के टाइम पे श्रीलंका के पास खाने को कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उनको वार्न किया है, उन्होंने बोला है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को यूज़ करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, क्योंकि पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो डिमांड बढ़ेगी, और सप्लाई कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी, और ऐसे ही हालात न बन जाएं, इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है। अब बात हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो आपको कुछ पॉइंट में बता देता हूँ। जैसे पहला पॉइंट है कि कौन सा स्टेट भारत का पहला 100% फुली ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है, तो वो है सिक्किम, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आ जाते हैं पेपर में, तो आपको याद रखना है कि सिक्किम बिकम द फर्स्ट 100% फुली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में भारत का कौन सा नंबर है, तो वो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है। और अगर ये पूछ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू एरिया इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो यहाँ पर 9th नंबर पर इंडिया आती है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आ सकते हैं, तो ये भी आपको अपने बुक में, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, ताकि आगे आपको याद रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF ले पाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आगे बात करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट टू लॉन्च सुपर ऐप टू हेल्प फार्मर्स। तो यहाँ पर फार्मर्स की हेल्प करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट सुपर ऐप लॉन्च करने वाली है, जो कि सभी प्लेटफॉर्म को एक स्पेशल प्लेटफॉर्म पर लाने की मुहिम है। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, द गवर्नमेंट एम टू लॉन्च अ सुपर ऐप फॉर फार्मर दैट वी कंसोलिडेट मल्टीपल डिजिटल एंटिटीज। तो मल्टीपल डिजिटल एंटिटीज़ को एक जगह कंसोलिडेट करने के लिए, ताकि फार्मर को हेल्प मिल सके, एक सुपर ऐप डेवलप किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसको वो बहुत जल्द लॉन्च करेगी। यहाँ पर गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ जितनी भी हैं उनके कुछ अलग अलग ऐप है, प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे बात करेंगे इफ़को किसान, पूसा कृषि, फार्मोपीडिया, कृषि ज्ञान ऑफ ICAR, इन सभी प्लेटफॉर्म को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाने की ये मुहिम है, जो कि सुपर ऐप के नाम से इस ऐप का नाम रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है कि सुपर ऐप क्या है, इसका वर्क क्या है, और किसने इसको लॉन्च किया है। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये आपका यूज़र फ्रेंडली होगा, ठीक है। ये जो ऐप है यूज़र फ्रेंडली है, इससे फार्मर सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे एग्रीकल्चर के बारे में, या फिर सरकारी जितनी भी सब्सिडीज़ हैं उनके बारे में भी पूरी जानकारी उनको मिलेगी। और एग्रीकल्चर में जो भी स्कीम आ रही हैं फार्मर्स के लिए, उनकी खेती के लिए, उसकी भी जानकारी उनको, अपडेट उनको यहाँ पर मिलती रहेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऐप रहने वाला है हमारे भारत के फार्मर्स के लिए। आगे बात करेंगे तो NDDB इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल बी बोर्ड। तो NDDB ने यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है नेशनल बी बोर्ड के साथ, ताकि वो प्रोडक्शन कर सके बी बैक्स का। बी बैक्स मतलब जो मधुमक्खी का मोम होता है, उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आज के टाइम में हो गई है, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का और बिजनेस खड़ा करने का एक ऑप्शन बन चुका है। इस पर काफ़ी लोगों का बिजनेस चल रहा है। तो इसको और आगे ले जाने के लिए NDDB और नेशनल बी बोर्ड के साथ एक कोलैबोरेशन हुआ है। उस कोलैब में बी बैग्स के प्रोडक्शन की बातें कही गई हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तो अ नेशनल कॉन्क्लेव ऑन प्रोडक्शन ऑफ बी वैक्स was organized by National Dairy Development Board NDDB Gujarat in collaboration with NBB National Bee Board and Ministry of Agriculture and Farmer Welfare। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो NDDB है उसके जो सेक्रेटरी हैं वो हैं डॉक्टर अभिलक्ष, ठीक है। डॉक्टर अभिलक्ष लिखी इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ NDDB, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर बात की गई है कि NDDB ने और NBB ने आपस में कोलैबोरेशन किया है प्रोडक्शन ऑफ बी बैग्स के रिगार्डिंग, ताकि उसका प्रोडक्शन कर सके। अब आपको मैंने बताया कि जो बी बैग्स का प्रोडक्शन है वो क्या प्रोवाइड करेगा, एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा,
रूरल जितने भी आपके गांव के लोग हैं या फिर लैंडलेस फार्मर्स हैं या फिर बी कीपर्स हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन का एक साधन मिल जाएगा, वो अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं वी वैक्स के माध्यम से। तो उसके लिए बड़े लेवल पे ये काम किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, जहां पर इन दोनों बोर्ड ने कोलैबोरेशन किया है वी वैक्स के प्रोडक्शन के लिए। तो इतना आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेशनल वी बोर्ड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि नेशनल वी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 जुलाई 2000 में, ठीक है। तो सन 2019 जुलाई में इस नेशनल बी बोर्ड की स्थापना हुई थी, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये जो कॉन्क्लेव है ये सपोर्ट किया गया है भाई नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, मतलब नाफेड, और ट्राइफेड। ट्राइफेड मतलब है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अप्रैल का मंथ है तो आपको जैसा कि हम लोग बताते हैं कि अप्रैल मंथ में जो एग्रीकल्चर रिलेटेड डेज हैं जो पढ़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो 4 अप्रैल, जैसे पहले वीक की बात हो रही है, तो 4 अप्रैल को इंटरनेशनल कैरेट डे, ठीक है, इंटरनेशनल कैरेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल कैरेट डे अगर पूछा जाएगा तो आपको 4 अप्रैल याद रखना है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे तो फार्मिंग कैंपेन लॉन्च्ड इन डिस्ट्रिक्ट कोची। तो कोची, केरला के कोची डिस्ट्रिक्ट में फार्मिंग कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसकी डेट है 7 अप्रैल 2022, 7 अप्रैल 2022 को ये कैंपेन लॉन्च किया गया है जो कि काफ़ी यूनिक कैंपेन रहने वाला है। और आपको बता दें कि कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि अभियान, जिसको हम लोग ने नाम दिया है, मतलब जो हमारे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं उन लोगों ने नाम दिया है नजंगलम कृषि इलेक्कू, ठीक है। ये नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन आपको याद रखना है कि नजंगलम कृषि इलेक्कू इज़ द कैंपेन नेम विच इज़ रनिंग बाय कोची डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। अगर हम आगे बात करेंगे तो ये जिला स्तर पर इसको आरंभ किया गया है जो कि गुरुवार को शुरू किया गया, मतलब 7 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया है। और केरला से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपको मैं अभी बताऊंगा। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट हैं उल्लास थॉमस, उन्होंने यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है इस कैंपेन का और उन्होंने बोला है कि सभी हाउस होल्ड को ये अडॉप्ट करना चाहिए इस कैंपेन को। और इस कैंपेन में ज़्यादा से ज़्यादा बोला गया है कि वेजिटेबल और अदर क्रॉप्स की कल्टीवेशन हमको करने की आदत डालनी चाहिए। आजकल हम लोग क्या है, केवल और केवल कमर्शियल क्रॉप करते जा रहे हैं, क्रॉप रोटेशन हम भूल गए हैं, या फिर ऐसी क्रॉप जो एग्रीकल्चर में हमारी जो सॉइल है उसको हेल्प करते हैं, उसको बिल्डअप करते हैं, वो भूलते जा रहे हैं। तो उनका कहना है कि वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए, क्रॉप रोटेशन किया जाए और अदर क्रॉप जिनको हम बिल्कुल भूल चुके हैं उनका भी यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाए ताकि मृदा की जो हालत है वो सुधर सके। तो ये सारे काम करने के लिए ये जो कैंपेन है वो चलाया गया है केरला में। अब मैंने आपको बताया था कि एक बात बताऊंगा आपको, तो केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट एमएसपी फॉर वेजिटेबल। तो वेजिटेबल की एमएसपी निर्धारित करने वाला भारत का पहला स्टेट केरला ही है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा स्टेट है जिसने वेजिटेबल के लिए सबसे पहले एमएसपी घोषित की है, तो वो है केरला। तो केरला से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया है कि अराउंड 200 हेक्टेयर ज़मीन को फार्मिंग के अंडर लाया जाएगा रिगार्डिंग दिस वेजिटेबल्स के क्रॉप के रिगार्डिंग, या बोल सकते हो नेचुरल फार्मिंग के रिगार्डिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिगार्डिंग। और इनका जो टारगेट है, इसका टारगेट अलग वो 500 हेक्टेयर तक का, ठीक है। इस साल के एंड तक 500 हेक्टेयर तक को कन्वर्ट किया जाएगा इस तरीके की फार्मिंग में, ये थॉमस ने अपने स्टेटमेंट में बात कही है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रेडी विद न्यू स्कीम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि करंट अफेयर सेशन में 2 से 3 न्यूज़ ऐसी हो गई हैं जो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट कर रही हैं। और आपको पता होगा
कि केरल भी एक ऐसा स्टेट है जो नेचुरल फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बड़े तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़े तौर पर लाने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं 82,000 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड को केमिकल फार्मिंग जहाँ पर होती है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में परिवर्तित कर रहा है। तो केरला कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं और वो कहीं ना कहीं कारण बन सकता है आगे प्रॉब्लम का अगर वो सिस्टमेटिक नहीं हुए तो, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हमको श्रीलंका से ये सबक लेने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से उन्होंने उस बिल को अप्लाई किया उसमें जो गलतियाँ उन्होंने की उस पर हम लोगों को काम करना है, वर्क करना है, ताकि ऐसी प्रॉब्लम भारत को न देखनी पड़े जो श्रीलंका प्रेजेंट में देख रहा है। आगे बात करेंगे तो इस नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एक नई स्कीम रेडी कर ली है, लेकिन अभी उसको लॉन्च नहीं किया गया है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अनुसार एक न्यू सेंट्रल स्कीम है जिससे नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा भारत में और जिसका आउटले है लगभग 2,500 करोड़, 2,500 करोड़ रुपीज़ इसका आउटले रखा गया है, इसका व्यय रखा गया है। एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने स्टेटमेंट में ये बात कही है और यहाँ पर इसको बहुत जल्दी कैबिनेट में पेश किया जाएगा इस न्यू स्कीम को रिगार्डिंग नेचुरल फार्मिंग इन द इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि केमिकल फार्मिंग को कम करना और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना। लेकिन यहाँ पर केमिकल फार्मिंग को ख़त्म करने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो प्राइमरी हमारा जो टारगेट है वो ऐसा टारगेट है कि जहाँ पर केमिकल फार्मिंग नहीं पहुँच पा रही है, जहाँ पर केमिकल फार्मिंग भी नहीं हो रही है, वहाँ पर कम से कम हम नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करें। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं फोकस है इंडिया का, जो श्रीलंका से थोड़ा सा अलग है। श्रीलंका ने केमिकल फार्मिंग को बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन भारत केमिकल फार्मिंग को साइड बाई साइड चालू रखना चाहता है। लेकिन उसके साथ में जो ऐसी ज़मीन है जहाँ पर खेती नहीं हो रही है वहाँ पर ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल फार्मिंग कराने की कोशिश इंडिया के द्वारा की जा रही है, जो कि एक अच्छा स्टेप दिख रहा है। आगे बात करेंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक बोला था अपने स्टेटमेंट में कि नेचुरल फार्मिंग ऑफर मच बेटर प्रोडक्ट विद नो साइड इफ़ेक्ट। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और नेचुरल फार्मिंग देखने में भी, खाने में भी टेस्टी होती है, मतलब उसका जो प्रोडक्ट है वो टेस्टी होता है। तो इस तरीके से कुछ एडवांटेज हैं नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के, जो हम लोगों को देखने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपने भारत में अप्लाई करना चाहिए। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 200 लाइक्स का। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक के बटन पर क्लिक जरूर करना। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर है द गवर्नमेंट इज़ इम्प्लीमेंटिंग भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, जिसको BPKV, जो कि 2020-21 में आया था, जो कि एक सब स्कीम है PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना की सब स्कीम है BPKV, जो कि प्रमोट करती है ट्रेडिशनली इंडिजिनस प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग नेचुरल फार्मिंग टू ब्रिंग डाउन इनपुट कॉस्ट। तो यहाँ पर इनपुट कॉस्ट को डाउन करने के लिए नेचुरल फार्मिंग कराने पर जोर दिया जा रहा है एक योजना के द्वारा, जो कि योजना है 2020-21 में आई हुई भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। और इस स्कीम का जो उद्देश्य है, जो एम्फेसाइज है, वो है कि जितने भी सिंथेटिक केमिकल इनपुट हैं उनको ख़त्म किया जाए, कम किया जाए, एग्रीकल्चर में नेचुरल फार्मिंग को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, मल्चिंग यूज़ किया जाए, ऑर्गेनिक कंपोनेंट यूज़ किए जाएँ, काऊ डंग यूज़ किया जाए, काऊ यूरिन यूज़ किया जाए, ताकि एग्रीकल्चर में जो इनपुट कॉस्ट है उसको घटा सकें। लेकिन मैंने फिर बताया कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि श्रीलंका के जैसे हालात हैं उससे भी हमको सीखना है और ऐसी गलती हमको नहीं करनी है जो श्रीलंका ने अपने देश में की थी। और आगे बता दें कि यहाँ पर BPKV जो स्कीम है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति स्कीम, उसके अंडर एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फार्मर्स को 12,200 रुपीज़ पर हेक्टेयर फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए एक हेक्टेयर ज़मीन के लिए 12,200
₹200 प्रोवाइड किए जाते हैं एक असिस्टेंस के तौर पे, जिससे फार्मर्स को प्रोत्साहन मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा ये खेती कर पाए। और यहाँ पर बात हुई है ZVNF की, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा ZVNF के बारे में। ZVNF के जो फादर हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो फादर हैं मिस्टर सुभाष पालेकर, जो कि महाराष्ट्र के विदर्भा रीजन से बिलोंग करते हैं, जिनका जन्म 2 फरवरी 1949 2 फेब 1949 को बॉर्न हुए महाराष्ट्र में, और उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है 2016 में। ठीक है, 2016 में उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने बैचलर साइंस इन एग्रीकल्चर किया है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर से, और वो हमेशा से ट्राइबल पीपल के लिए भी काम करते आए हैं। तो ZVNF के फादर पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो इजीली आप बता पाओगे मिस्टर सुभाष पालेकर इज़ द फादर ऑफ ZVNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। आगे बात करेंगे तो एफिस सेलिब्रेट 50 ईयर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग अमेरिकन एग्रीकल्चर। अमेरिकन एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एफिस ने सेलिब्रेट किए हैं अपने पूरे 50 साल। तो 50 साल की सर्विस उनकी हो चुकी है अमेरिकन एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। एफिस का मतलब है एनिमल एंड प्लांट हेल्थ इंस्पेक्शन सर्विसेज। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का एनिमल एंड प्लांट हेल्थ इंस्पेक्शन सर्विस एफिस ने सेलिब्रेट किए हैं मेजर माइलस्टोन, और उन्होंने यहाँ पर पूरे 50 साल सर्विस के पूरे किए हैं एज अ पब्लिक फेडरल एजेंसी। तो आपको बता दें कि 2 अप्रैल 1972 2 अप्रैल 1972 को ये इस्टेब्लिश हुआ, और 2 अप्रैल 2022 को 50 साल पूरे किए हैं एफिस ने। अब आपको थोड़ा सा एफिस के बारे में बता देते हैं कि एफिस का क्या वर्क है, ये भी आपको थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। तो एफिस अमेरिका के कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है और इसको बढ़ावा देता है, पशु कल्याण अधिनियम का संचालन करता है, और वन्यजीव क्षति प्रबंधन गतिविधियों को भी अंजाम देता है। इसको एफिस हम लोग बोलते हैं। और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है केविन शिया, उन्होंने बोला है द की ऑफ एफिस लॉन्ग टर्म सक्सेस आर आवर डेडिकेटेड स्किल्ड एम्प्लॉय। जो हमारे स्किल्ड एम्प्लॉय हैं या फिर जो हमारी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, हमारे स्टेक होल्डर जो हैं, हमारे जो हितधारक हैं, उनके साथ जो हमारी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, उसी का कारण है कि हमने इतनी लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव की है पूरे 50 साल, जो कि सक्सेसफुल 50 ईयर्स हमने फुल किए हैं, कंप्लीट किए हैं अभी तक, जिसका श्रेय उन्होंने अपने स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को दिया है। और आज का लास्ट करंट अफेयर, इसके बाद बात करेंगे आज का प्यारा क्वेश्चन, और उसके पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में जब हमारी करंट अफेयर एंड हुई थी उस टाइम पर जो करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट में, उसके आंसर के बारे में भी, और फिर स्पेशल क्वेश्चन जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी भेजना होगा। लेकिन उससे पहले ये लास्ट करंट अफेयर, गवर्नमेंट कमिटेड टू फॉर्म कमेटी टू रिव्यू एमएसपी। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट इंडिया ने कमिटमेंट किया है कि वो एक कमेटी फॉर्म करेगी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट कमिटेड टू फॉर्म कमेटी टू रिव्यू एमएसपी फार्मर इश्यू एज पर अनाउंसमेंट मेड बाय पीएम। तो पीएम के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी, उसी बात को पूरा करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए एक कमेटी का निर्माण करेंगे ताकि वो रिव्यू कर पाए एमएसपी के बारे में, एमएसपी के पैरामीटर्स के बारे में। तो यहाँ पर बात करेंगे तो उन्होंने राज्यसभा में एक रिप्लाई करते हुए बोला है कि द कमेटी विल हैव द मेंबर फ्रॉम सेंटर, स्टेट, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट। तो जो कमेटी बनाई जाएगी एमएसपी को रिव्यू करने के लिए, उसमें हमारे केंद्र से भी कुछ लोग होंगे, मेंबर्स होंगे, कुछ राज्य के भी मेंबर्स होंगे, कुछ फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से मेंबर्स लिए जाएंगे, कुछ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लिए जाएंगे, और कुछ इंडियन इकोनॉमिस्ट लिए जाएंगे। उन सभी को मिला के एक मीटिंग का निर्माण होगा, एक कमेटी का निर्माण होगा जो रिव्यू करेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, और उसके बारे में पूरी एनालिसिस करेगी और ये जांच करेगी कि सही एमएसपी किसानों तक पहुंच पा रही है या नहीं।
क्योंकि एमएसपी का जो मुद्दा था वो किसानों ने जो विरोध किया है किसी कानूनों के लिए, जो 3 एग्रीकल्चर बिल थे उनके खिलाफ, तो कहीं न कहीं ये भी बात सामने आई थी कि वो एमएसपी से भी संतुष्ट नहीं है। तो कहीं न कहीं इस बात को पूरा करने के लिए कमिटमेंट उन्होंने किया था और उस कमिटमेंट के तहत यहाँ पर कमेटी बनाने की बात की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये कहीं न कहीं बात हुई और पीएम मोदी ने अनाउंस किया था कि वो कमेटी का निर्माण करेंगे, प्रमोट जीरो बजट बेस्ड एग्रीकल्चर। तो ये भी एक कहीं ना कहीं है कि जीरो बजट की तरफ भारत जा रहा है धीरे धीरे, कि एग्रीकल्चर में लागत कम हो, लागत को कम किया जाए। लागत कम होगी तो फार्मर का जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा और उनकी जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं वर्क रोल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फार्मर्स के लिए। और आपको बता दें कि एमएसपी को और इफ़ेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इस कमेटी का निर्माण किया गया है। एमएसपी से 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है कि एमएसपी को रिकमेंड करती है सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। और एमएसपी को, सेकंड पॉइंट है, एमएसपी को डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रेजेंट के पीएम मोदी जी। और 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी दिया जाता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आए होंगे। अब बात करेंगे आज के प्यारे और स्पेशल क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था विच यूनियन मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग ग्राम उजाला प्रोग्राम। तो आंसर है द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो ये आपका सही आंसर हो गया। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है What is the theme of the World Health Day in 2022? तो वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 का थीम क्या है, ये आपको सही आंसर कमेंट में भेजना है। ऑप्शन है पहला आवर प्लानेट आवर हेल्थ, सेकंड ऑप्शन क्लाइमेट चेंज मैटर्स, थर्ड ऑप्शन पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन, और लास्ट ऑप्शन है टेक केयर ऑफ यू एंड अर्थ। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में जो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया है उसका थीम क्या रखा गया था। तो जल्दी से कमेंट करिए आपका आंसर, हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके और एग्रीकल्चर के सारे अपडेट उनको मिल पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर सीरीज़ के साथ, जिसमें हम अप्रैल के सेकंड वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।